हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम इन एएफसी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट, ये जो वीडियो रहेगी ना, 11th क्लास में जो भी बच्चे हैं, चाहे उनकी कंपार्टमेंट आई है या वो 11th क्लास के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसमें मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, आपको समझाऊंगा, और आप इसे अगर कान में लीड लगा कर सुनते भी रहेंगे ना 5-6 बार वीडियो को, आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। अब ये वीडियो कितनी लंबी होगी ये देखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और वीडियो को सब लाइक जरूर कर देना, इतना तो बनता ही है। स्टार्ट करते हैं। लेखन कला और शहरी जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई? ये जो लेखन कला ना, ये चैप्टर नंबर 2 है, लेखन कला और शहरी जीवन। नई बुक के हिसाब से चैप्टर 1 हो सकता है, क्योंकि पहला चैप्टर तो डिलीटेड है, ठीक है ना, पुरानी बुक में इस तरीके से। तो ये कह रहा है लेखन कला और शहरी जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो शहरी जीवन की शुरुआत आप बोलोगे मेसोपोटामिया से हुई। और यह प्रदेश किन नदियों के बीच में है? तो जो मेसोपोटामिया है ना, वो 2 नदियों के बीच में है, दजला और फरात। ठीक है, मेसो मतलब क्या होता है और पोटेमस मतलब क्या होता है, पता है ना आपको? मतलब मध्य 2 नदियों के बीच में। तो 2 नदियों के बीच की जो जगह होती है उसे मतलब रखा गया था नाम मेसोपोटामिया, और वो 2 नदियों के बीच में दजला और फरात नदियों के बीच में। ठीक है, मेसोपोटामिया की सभ्यता की विशेषताएं क्या थी? तो आप पॉइंट में लिख देना, एक शहरी जीवन लिख देना, ठीक है। दूसरा, आप वहां पे संगठित समाज लिख देना, या आप लिख देना वहां गणित, खगोल विद्या, साहित्य, इसमें वो समृद्ध था, लेखन कला का विकास था, कुछ भी बता सकते हो। तो मेसोपोटामिया किन 2 शब्दों से मिलकर बना है? मेसोस यानी कि मध्य, पोटेमस यानी कि नदी से मिलकर। तो मेसोपोटामिया 2 शब्दों से मिलकर बना है, मेसोस और पोटेमस, और ये 2 नदियों के बीच की जगह होती है, दजला और फरात 2 नदियों के बीच में बसा हुआ है। समझ में आ गया? ये कह रहे मेसोपोटामिया की सभ्यता किन सभ्यताओं से मिलकर बनी है? ये जो मेसोपोटामिया जो सभ्यता बनी है ना, किन से मिलकर बनी है? देखो, मेसोपोटामिया में पहले सुमेरियन आए, फिर बेबीलोनिया, फिर असीरिया, तो इन तीनों से मिलकर बनी है। अगर आपसे पूछेगा ना पहली ज्ञात भाषा कौन सी थी मेसोपोटामिया की, तो आप सुमेरियन बता दो, ठीक है। फिर वहां पर कौन आ गए? अकदी भाषी लोग आ गए। कौन से आ गए? अकदी भाषी। फिर कौन से आ गए? अरमाइक आ गए। और जो अरमाइक है ना, अरमाइक, वो आज आज के समय में जो हिब्रू भाषा बोली जाती है उससे मिलती जुलती है। अगर एग्जाम में एमसीक्यू में पूछ ले कि जो हिब्रू है वो किससे मिलती जुलती है, तो अरमाइक से। तो पहले 3 सभ्यता बता देना, सुमेरियन, बेबीलोनिया और असीरिया। फिर इनकी भाषा बता देना, सुमेरी, अकदी भाषा, और फिर उसके बाद अरमाइक। ठीक है, 14वीं सदी में आई थी, धीरे धीरे किस तरीके डेवलप हुई वो। तो मेसोपोटामिया के 2 स्थल बताओ जहां पर सबसे पहले जमीन को खोदा गया था, उरुक और मारी। देखो, जो ना मेसोपोटामिया का जो चैप्टर अगर आप तैयारी करते हो ना, तो उसमें तीनों में से किसी एक शहर के ऊपर विशेषता पूछ लेगा, या तो उरुक के बारे में बताओ, या मारी के बारे में बताओ, या उर के बारे में बताओ। तो तीनों जो शहर हैं, ये जो इलाके हैं, इनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, कम से कम 4 पॉइंट पढ़ लेना, अभी आएगा बताता हूँ। अगर आपसे पूछेगा मेसोपोटामिया की जानकारी हमें किससे मिलेगी, तो आप बता दोगे इमारतों से, मूर्तियों से, आभूषणों से, ठीक है। तो मैं मेन तरीके से बता रहा हूँ। ये कह रहा है यूरोपवासियों के लिए मेसोपोटामिया क्यों महत्वपूर्ण था। एग्जाम में बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है कि आखिर यूरोपवासी मेसोपोटामिया को इतना क्यों चाहते थे? क्योंकि जो बाइबल की किताब है ना, उसका जो पहला हिस्सा था ना, जिसका नाम था ओल्ड टेस्टामेंट, ठीक है। तो बाइबल की जो बुक है उसका जो पहला भाग था ओल्ड टेस्टामेंट, तो वो जो लिखी थी ऑफ जेनेसिस, बुक ऑफ जेनेसिस जिसे बोलते हैं, में शिवार का एक उल्लेख मिला है इसके बारे में, मेसोपोटामिया के बारे में उल्लेख मिला है। और जो शिमार शिमार इसका मतलब होता है सुमेर ईंटों से बने शहरों की भूमि। तो यूरोप के यात्रियों और जो विद्वान जितने भी है ना, वो मेसोपोटामिया को एक तरह से अपने पूर्वजों की जमीन मानते हैं। मतलब मेन आप याद रख लो, अगर एग्जाम में पूछ लेना कि यूरोपवासी मेसोपोटामिया को क्यों मतलब मानते हैं, क्योंकि वो अपने पूर्वजों की जमीन मानते हैं। और किसमें लिखा गया बता देना, बाइबल के प्रथम भाग ओल्ड टेस्टामेंट की बुक ऑफ जेनेसिस में शिमार का उल्लेख लिखा हुआ है। अगर आपको इतना भी याद आएगा ना, एग्जाम में टीचर देखे वहां पे इसने ऐसे बताया कि वो पूर्वज मानते थे अपनी जमीन को, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, बाइबल में लिखी गई जल प्लावन की कहानी क्या है? तो ये क्वेश्चन है कि बाइबल में लिखी हुई जल प्लावन की कहानी क्या है। देखो, परमात्मा जो थे ना बाइबल के अकॉर्डिंग, कि वो पूरी पृथ्वी को जो है ना नष्ट करने वाले थे, लेकिन उन्होंने क्या करा, एक नोआ नाम का मनुष्य को उन्होंने चुना, और उसने बहुत बड़ी नाव बनाई, उसमें जितने भी जीव जंतु थे
उन सबका एक जोड़ा जोड़ा रख लिया, और जब उस नाव में कुछ भी तबाह नहीं हुआ, बाकी सब कुछ तबाह हो गया, फिर उसने वो नाव में सब जीव जंतु को उतार दिया और फिर से जीवन वहां पे संभव हो गया। तो ये कहानी। मेसोपोटामिया की भौगोलिक विशेषता बताओ, मतलब भूगोल कैसा था। तो आप इतना बता दो, हरे भरे मैदान थे, ठीक है, और स्वच्छ झरने बहते थे। मैं बता रहा हूँ, पढ़ना चाहे पढ़ सकते। तो जंगली फूल भी बहुत ज्यादा थे, बारिश बहुत पर्याप्त मात्रा में होती थी, दजला और फरात की सहायक नदियां होती थी, ठीक है। इस तरीके से वहां पर लेखन प्रणाली का काम भी बहुत अच्छे से होता था। और रेगिस्तान जो था उसमें फरात नदी बहती थी, तो उसमें भी काफी हद तक खेती बाड़ी वगैरह हो जाती थी। तो इस तरीके से आप बता देना कि मैदान इलाके भी थे, पहाड़ी इलाके भी थे, भेड़ बकरियों को चराया भी जाता था। इस तरीके से इतना बहुत है, ठीक है ना। मेसोपोटामिया के कांसे का प्रयोग कैसे होता था। देखो, मेसोपोटामिया के प्राचीनतम नगरों का निर्माण कांस्य युग यानी लगभग 3000 साल ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले शुरू हुआ। कांसे का इस्तेमाल बढ़ई का सही काम करने, मनकों में छेद करने, पत्थर की मुद्रा उकेरना, फर्नीचर से जड़ने, सिपियां काटने के लिए किया जाता था। मतलब अगर आपसे पूछेगा ना, अगर पूछ ले कि कांसे का प्रयोग किस लिए करते थे, तो आप बता देना फर्नीचर जड़ने के लिए, मनकों में छेद करने के लिए, ठीक है, पत्थर की मुद्राएं बनाने के लिए, उकेरने के लिए वगैरह वगैरह। तो अगर आपसे पूछेगा कि जो मेसोपोटामिया है ना, उसमें शहरीकरण की विशेषता क्या है, तो आप बता देना शहरीकरण में संगठित समाज हुआ करता था, ठीक है, श्रम विभाजन हुआ करता था। श्रम विभाजन मतलब एक व्यक्ति एक काम करता था, बाकी काम के लिए उसे दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता था, ठीक है। आत्मनिर्भर नहीं थे वो, मतलब एक काम खुद करते थे, बाकी काम बाहर वाले से करवाते थे। तो ये मेसोपोटामिया की खास बात थी। वहां पे उद्योगों धंधों का विकास था, व्यवसाय बहुत अच्छा था, ठीक है। प्राथमिक क्रियाएं भी करते थे, द्वितीय क्रियाएं भी करते थे। बस इतना जानना बहुत है, बाकी आप पढ़ सकते हो। सामाजिक संगठन था, मतलब ये नहीं था कंफ्यूजन कि कौन किसके लिए क्या काम करेगा, ठीक है। मतलब एक दूसरे से लेन देन किस तरीके से होगा ये निश्चित था। समाज संगठन मतलब होता है हर व्यक्ति को ना, मतलब पता था कि कौन सा सामान कौन बनाता है, कहाँ पे मिलता है, कैसे मिलता है, तो लेन देन बहुत आसानी से हो जाता था। ऐसे बता दो कि परिवहन व्यवस्था बहुत अच्छी थी, लेखन कला का विकास हुआ था, तो सारा रिकॉर्ड रख लिया कर लेते थे कि किसने क्या सामान बनाया है और किसके पास कितना सामान है वगैरह वगैरह, कहाँ कितना बेचा जा रहा है। तो लेखन प्रणाली बहुत अच्छी थी उसकी। फिर एक आपसे पूछ लेता है कि वारका शीश के बारे में बताओ। ये ना आप बुक जरूर ओपन करना, बुक में ना पिक्चर बनी हुई है। तो 3000 साल ईसा पूर्व में उरुक नगर, अगर जैसे उरुक नगर के बारे में पूछ लेगा ना, तो आप उरुक नगर के बारे में ये भी बात बता देना। तो 3000 ईसा पूर्व उरुक नगर में स्त्री के सिर मतलब एक मिला सफेद संगमरमर का बना हुआ था, तराश कर बनाया गया। उसकी आंखें और बोहों को दिखाकर नीले लाजवर तो सफेद सीपी से और काले डामर की चढ़ाई उस पर हुई हुई है। बस इतना बहुत है, इतना आप पढ़ लो। बाकी बोल देना सुंदर है, बहुत प्रशंसा उसकी की जाती है, बहुत ही उस समय के जमाने में बहुत आधुनिक तरीके से मतलब बनाई गई थी, इस तरीके से आप बता देना। फिर अगर आपसे पूछेगा मेसोपोटामिया में जो लेखन कला है, ठीक है, उसका आरंभ जो है वो कैसे हुआ, तो आप बता देना कि जो मिट्टी की पट्टिकाएं होती थी, फिर पहले गीली होती थी और गीली होके ना उसमें लिख देते थे, फिर वो सुखा देते थे। अब एक बार जब सुखा देते थे ना, तो उसे दोबारा से नहीं लिखा जा सकता था। तो उस लिपि का नाम कौन सा था पता है? मेसोपोटामिया की जो लिपि थी वो कैसी थी, कीलाकार थी, उसे क्यूनिफॉर्म बोला जाता है। कीला का लिपि बोल सकते हो आप, क्योंकि एक तरह से उसको हम पहले गीली भी लिख रहे हैं ना, इस तरीके से चिकनी सतह बना के उस पर भी लिखा जाता है। एक बार जब सूख जाएगी तो उसे दोबारा यूज नहीं किया जाएगा। तो अगर आपसे पूछ ले कि जो लेखन कला थी मेसोपोटामिया की, उसका प्रयोग किस लिए होता था, आप बता दोगे हिसाब किताब रखने के लिए, शब्दकोश मतलब डिक्शनरी बनाने के लिए, राजाओं के कार्य का वर्णन करने के लिए, सूचनाएं देने के लिए, संदेश भेजने के लिए। फिर अगर आपसे पूछेगा ना कि मेसोपोटामिया में इतनी साक्षरता दर कम क्यों थी, कम क्यों पढ़े लिखे थे, तो आप बता दो कि मेसोपोटामिया में कम पढ़े लिखे लोग इसलिए थे क्योंकि मेसोपोटामिया की जो लिपि थी ना, उसमें चिन्हों की संख्या सैकड़ों में थी, लगभग 300 के आसपास थी। तो उन्हें याद करना बहुत ज्यादा मुश्किल हुआ करता था। ऐसे पॉइंट में बना के लिख देना, पेचीदा थी, मुश्किल थी, आसानी से पढ़ना मतलब आसानी से पढ़ना मुश्किल था, ठीक है, उसके लिए बहुत सारा समय देना पड़ता था, इसलिए लोग बहुत कम पढ़े लिखे होते थे। जो लिखा है ना उससे भी ज्यादा लिखना सीखो। ठीक है, अनमरकर कौन था, तो अनमरकर उरुक का राजा था। जैसे उरुक के बारे में पूछेगा, जैसे उरुक के बारे में आपने पहले एक बारकाशीष के बारे में बता देना, अगर उरुक नगर के बारे में आ जाएगा, ठीक है। तो दूसरा आप बता देना
उरुक नगर में का राजा अनमरकर हुआ करता था। ठीक है, तो ये कह रहा दक्षिणी मेसोपोटामिया की शहरीकरण के अंतर्गत कितने शहरों का विकास हुआ। तो देखो पता है क्या था, जब ना पहले मंदिर बनता था, तो जब मंदिर बनता था तो उसके बाद वहां पर लोग आने जाने लग जाते थे, मंदिर के थ्रू व्यापार वगैरह होने लग जाता था, तो धीरे धीरे वहां पे बहुत बड़ी मात्रा में बस्तियां बनने लग जाती थी, दुकानें खुलने लग जाती थी। तो इस तरीके से मैसोपोटामिया में शहरीकरण बढ़ता चला गया। तो अगर आपसे पूछेगा ना कि मैसोपोटामिया में शहरीकरण कैसे हुआ, तो आप कैसे बताओगे? आप बता दोगे कि मैसोपोटामिया में पहले मंदिरों का निर्माण हुआ, तो मंदिरों के चारों ओर धीरे धीरे विकास होने लगा, वहां व्यापार होने लगा, दुकानें होने लगी, लोगों का आना जाना लगने लगे, व्यापार हुआ तो बहुत से लोग संपर्क में आने लगे, तो धीरे धीरे वो इलाका शहर बनता चला गया। ठीक है, ऐसे बना बना के लिखेंगे। और कुछ तो मंदिरों की वजह से बने शहर, कुछ केवल व्यापार की वजह से बने, और कुछ राजाओं ने बना दिए। मतलब शहर कैसे कैसे बने, तो मंदिर की वजह से बने, ठीक है, एक व्यापार की वजह से बने, दूसरा राजाओं की वजह से बने। तो ये कह रहे मैसोपोटामिया के मंदिर बताओ कैसे होते थे। तो आप बोलोगे मंदिर जो है ना वो चार दीवारी जैसे होते थे, कच्ची ईंटों से बने होते थे, लेकिन जो देवी देवता का जो स्थान होता था ना वो थोड़ा गर्भ की तरह थोड़ा सा अलग दिखाया जाता, दीवार थोड़ी अलग की जाती थी। और सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना कि मैसोपोटामिया में जो उर उर जो चंद देवता थे, उर चंद्र देवता है, चंद्र देवता चांद जी है ना, वो उर देवता के नाम से जाने जाते हैं, सुन रहे हो। और इनाना जो है वो प्रेम और युद्ध की देवी, एमसीक्यू में पूछ लेगा कि प्रेम और युद्ध की देवी किन्हें कहा जाता है, तो आप एमसीक्यू में बता दोगे कि इनाना को बोला जाता है। ठीक है, और मंदिर ईंटों से बनाए जाते थे, और आंगन के चारों कहीं कमरे बने होते थे, आंगन भी होता था उनके आसपास, और लोग देवी देवताओं को अन्न दही और मछली चढ़ाते थे, उनके लिए लाते थे। उन्होंने क्या करना होता, सब लोगों में बढ़ जाता है, भाव होता है ना, मन का भाव कैसा है आपका। ये कह रहे मैसोपोटामिया के पुराने घरों और मंदिरों में क्या अंतर था, बताओ घरों और मंदिर में क्या अंतर था। देखो घर तो सिर्फ चार दीवार से बना है, लेकिन जो मंदिर होता था उसकी दीवार थोड़ी सी अलग होती थी, अंतराल होता था, थोड़ी हल्की सी मुड़ी होती थी, थोड़ा गर्भगृह की तरह बना होता था। ये घर और मंदिर में अंतर होता था। ठीक है, तो ये तो अब सुनो ये रहा। ये कह रहे मैसोपोटामिया की मोहर का वर्णन करो। मोहर मैंने आपको बता दिया कि मोहर कैसे बनाई जाती थी। ठीक है, तो मोहर जो है ना वो बेलनाकार होती थी ज्यादातर, बेलनाकार, और उसके अंदर बीच में छेद कर दिया जाता था, तिल्ली लगा के गीली मिट्टी में, और फिर घुमा दिया जाता था उससे, और उसके लिए कुशल कारीगर चाहिए होते थे। और जो मोहर होती थी उसमें क्या खास बात होती थी, मालिक का नाम होता था, उसके इष्ट देव का नाम होता था, और अगर उसका कोई पद है, जैसे कोई हेड ऑफिस है कोई, तो उसका नाम लिखा होता था। अब मोहर में होता है, एक बार लिख दिया ना तो आप लगा दोगे तो पता लग जाएगा किस व्यक्ति की है। तो अब मोहर जो है ना, मोहर तो जैसे गीली मिट्टी पे लगा रहे हो, तो अब कोई उस मिट्टी को उखाड़ेगा तो मिट्टी तो दोबारा लगा देगा, लेकिन मोहर दोबारा नहीं लगा पाएगा, तो पता लग जाता है कि कोई किसी ने चोरी तो नहीं करी। तो मोहरों का मतलब मोहर इसलिए महत्वपूर्ण हुआ करती थी। और देखो मैसोपोटामिया के सामाजिक जीवन की अगर बात करें, मतलब वहाँ के फैमिली कैसे रहती थी, या अमीर लोग थे गरीब लोग थे, तो आप बताओगे कि देखो वहाँ पे अमीर लोग भी थे जो सफेद सीपियाँ, सोने के पात्र, बहुमूल्य चीजों का यूज करते थे। ठीक है, लाजमत जो है ना वो कीमती चीजों में आएगी, और सामान्य लोग तो आम लोग जैसे रहते थे वैसे रहते थे। और मैसोपोटामिया में सामाजिक पूछा ना, सामाजिक तो आप बताना, ज्यादातर वो एकल फैमिली वाले थे, सिंगल फैमिली रहती थी। और विवाह का उत्तराधिकारी कौन होगा, मतलब किसकी चलेगी, तो पिता की चलती थी, जैसे आज चलती पिता की चलती है, तो पिता की चलती थी। और विवाह करने की इच्छा के बारे में घोषणा की जाती थी, वधु के माता पिता उसकी विवाह के लिए काफी सहमति देते थे। मतलब विवाह करना बहुत आसान था, ज्यादा मतलब इतनी पेचीदा नहीं होता था, मतलब और साथ बैठकर भोजन करते थे, मंदिर जाकर भेंट चढ़ाते थे ये। अब उर नगर के बारे में आ जाओ। उर मेसोपोटामिया का एक नगर था, घरों में खुदाई के दशक में सुव्यवस्थित ढंग से की गई। और लेकिन अगर आपसे पूछेगा ना उर नगर के बारे में, उर नगर के बारे में, तो आप बता देना गलियां जो थी वो टेढ़ी मेढ़ी थी, गलियों में मतलब सफाई की व्यवस्था नहीं थी, लोग अपना कूड़ा पुहार के ना सारा गलियों में डाल देते थे, और लोग उसी पे चलते थे, तो कूड़ा नीचे दबता चला जाता था। ये सामाजिक में भी लिखना है। और अगर आपसे अलग से पूछेगा उर नगर के बारे में बताओ, तो उर नगर की गलियां टेढ़ी मेढ़ी थी। ठीक है, पहिए वाली गाड़ियों का इस्तेमाल, ठीक है ना, वहां अनेक घरों तक नहीं पहुंच पाता था। ठीक है, इस तरीके से आप बना बना के कूड़ा सारा के सारा जो है उसी पे लाद देते थे, बना बना के आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो। ठीक है,
देखो मारीनगर के बारे में सुन लो। तो मारीनगर में क्या खास बात है? पशु चारक। देखो मारीनगर फरात नदी की उर्दू धारा पर स्थित है, मतलब जहां से नदी बह रही है ना उसकी ऊपर की तरफ मारीनगर बसा हुआ था। मारी राज्य में वैसे तो किसान और पशु चारक दोनों ही तरह के लोग रहते थे, लेकिन उस प्रदेश का अधिकांश भाग भेड़ बकरी चराने के लिए काम में आता था। मतलब मारी नगर के लोग खेती बाड़ी कम, चराई के काम ज्यादा करते थे। पशु को चराते नहीं, इधर से उधर ले जाते हैं। तो वही हम बता रहे हैं। अगर देखो मैंने आपको कहा ना तीन है, उरुक, उर और मारे, तीनों में से एक पे क्वेश्चन आ ही जाता है। ठीक है, मारी नगर के बारे में इतना जानना बहुत है, बाकी पढ़ना पढ़ सकते हो। तो मारी के राजा किस समुदाय के थे ये मैं बता देना। मारी के राजा एमोराइट समुदाय के। और मारी के राजा कौन थे? तो जिमरिलियम मारी के राजा थे और एमोराइट समुदाय के थे। ये एमसीक्यू में आ जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो जिमरिलियम का मारी स्थित राजमहल के बारे में बताओ। जैसे मारी नगर के बारे में मैंने इससे ज्यादा नहीं बता, तो इतना डीपली नहीं था। मारी नगर के शहर के बारे में आता, पशु चारकों का इतना नहीं आता। तो मारीनगर के बारे में तो आप ये भी बता सकते हो मारीनगर के बारे में कि उसमें राजमहल वहां पर मारीनगर में है जहाँ शाही परिवार रहता था, जहाँ पे आभूषणों का निर्माण वगैरह होता था, धातु कीमती बनाई जाती थी। इतना आप जानना आपके लिए बहुत है। ठीक है। और उसके बाद उरनगर के बारे में लोग, मतलब उरनगर के लोग ना शकुन अपशकुन बहुत करते थे। जैसे इस प्रकार बाहर कूड़ा डालते रहने से गलियों की सतह ऊंची उठी जाती थी। मैंने आपको बताया ना कि उड़नगर के लोग, मतलब उड़नगर में गलियां गलियां थी वो टेढ़ी मेढ़ी थी, सारा कूड़ा गली में फेंक देते थे तो गलियां ऊंची हो जाती थी। तो कुछ समय बाद घरों की दहलीज को भी ऊंचा उठाना पड़ता था। पता है क्यों? क्योंकि उड़नगर के लोग शकुन अपशकुन बहुत मानते थे। वो कहते थे कि जो भी अगर घर, मतलब जहाँ पे भी हमारा घर है ना, तो अगर बाहर की जो सड़क है उससे घर ऊंचा होना चाहिए, उठा हुआ होना चाहिए। अंधविश्वास को बहुत ज्यादा वो फॉलो करते थे। और ये अगर किसी दूसरे के घर की ओर ना खुले तो वह सौभाग्य प्रदान करता है, लेकिन अगर घर का लकड़ी का मुख्य दरवाजा भीतर की ओर ना खुलकर बाहर की ओर खुले तो पत्नी अपने पति के लिए यंत्रणा का कारण बन, मतलब परेशान करने का कारण बन जाती है। घर की दहली ऊंची उठी हुई है तो वह धन दौलत लाती है। सामने का दरवाजा अगर किसी दूसरे के घर के आगे नहीं खुलेगा तो सौभाग्य प्रदान होगा। तो इस तरीके के शकुन अपशकुन को फॉलो किया जाता था, बना बना के देख सकते। ठीक है, ये मारीनगर का तो बहुत हो गया। ठीक है, और ये देख लेते हैं गिलगामेश महाकाव्य के महत्व का वर्णन कीजिए। मैसोपोटामिया के लोगों को अपने नगरों पर कितना अधिक गर्व था, इस बात का सबसे अधिक मर्मस्पर्शी वर्णन हमें गिलगामेश महाकाव्य के अंत में मिलता है। ये महाकाव्य मिला में गिलगामेश मैसोपोटामिया से जुड़ा हुआ, और यह काव्य 12 पट्टिकाओं पर लिखा गया था। ऐसा कहा जाता है कि गिलगामेश ने अलमरकर के कुछ समय बाद उरुक नगर पर शासन किया। गिलगामेश ने कभी हाथ किया था? अलमरकर के बाद। वह एक महान योद्धा था जिसने दूर दूर तक के प्रदेशों को अपने अधीन कर लिया था। अच्छा, अशुरबनिपाल के बारे में जानते हो? असीरियाई शासक जो अशुरबनिपाल राजधानी निन्यानवे में एक पुस्तकालय की स्थापना की। उसने इतिहास, महाकाव्य, शकुन साहित्य, ज्योतिष विद्या, स्तुतियों और कविताओं की पट्टिकाओं को इकट्ठा करने का बहुत प्रयत्न किया और उसमें सफल रहा यह प्रयत्न करने में। देखो बेबीलोन के बारे में रेयर आता है, लेकिन थोड़ा सा पढ़ देता हूँ मैं। देखो वहां पे उत्तराधिकार को नियम नहीं था कि बेटे के बाद कौन जमीन वगैरह को संभालेगा। लोगों को देवी देवताओं में आस्था थी, मंदिरों की संख्या बहुत थी बेबीलोन के अंदर, और इस समय देवी सिद्धांत की मान्यता प्राप्त, मतलब देवी जो रूल बने हुए थे ना वही फॉलो किए जाते थे। देवताओं को सम्राट माना जाता था, मतलब देवताओं को सब कुछ माना जाता था, देवता ही हेड थे मतलब। और ये सबसे बड़ा क्वेश्चन सबसे लास्ट में, मैसोपोटामिया के विश्व को क्या देना, आखिर क्या दिया है मैसोपोटामिया ने? तो काल गणना दी है, गणित दी है। जैसे एक साल में 12 महीने होते हैं, इसमें नहीं लिखा, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और एक दिन में जो है 24 घंटे होते हैं, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, एक मिनट में 30 सेकंड होते हैं। ये सारा मैसोपोटामिया ने दिया। तो विवाह के नियम, विद्यालय संस्थाएं की देन, शहरी जीवन, लेखन कला, मंदिरों का निर्माण, मुद्राओं का निर्माण, मोहरों का निर्माण, कुशल परिवहन की व्यवस्था, विवाह के नियम, ये सब हमें मैसोपोटामिया से सीखने को मिले हैं। देखिए अभी फिलहाल वीडियो में इतना ही।
कैसी लगी वीडियो, कितना आपका रिस्पॉन्स था, उसके बेस पर मैं और चैप्टर्स की वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर डियर स्टूडेंट्स।